विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा आज आपको परिस्थिति पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है, कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। इसीलिए वीरेस्टेड ने लिखा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वालों में लिंटन, हिलर, मर्टन, पार्सन्स, डेविड नामक प्रमुख समाजशास्त्री प्रमुख हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु रॉल्फ लिंटन पहला समाज वैज्ञानिक था जिसने इन दोनों अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। तो चलिए हम शुरू करते हैं परिस्थिति का अर्थ एवं उसकी परिभाषा से। इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्न आदि के द्वारा प्राप्त करता है। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। वीरेस्टेड सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा इस समूह में एक पद है। डेविस कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो अब तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उससे स्पष्ट है कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर भी इसे प्राप्त कर सकता है। अब हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सन 1936 में रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो चलिए सब पहले हम प्रदत्त परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों को ध्यान में रखकर गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज को कुछ जानकारी भी नहीं होती। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं। परिस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप होना, लंबा अथवा छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध अथवा अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त परिस्थितियां ही होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम व परंपरात्मक समाजों में ऐसी परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं वे जान लेते हैं। पहला होता है लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्मकाल से ही निश्चित अथवा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है जो आजीवन स्थायी रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्राय स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी एवं संपत्ति के रूप में समझा जाता है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसाय से पृथक रखा जाता है। स्त्री एवं पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है, वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए भी है।
स्त्री एवं पुरुषों के कार्य विभाजन का आधार संभवतः माना जाता है कि उनके आनुवंशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी भिन्न होता है। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक रचना की भिन्नता भी उनके कार्यों में भिन्नता पैदा करती है। नारी को प्रजनन का कार्य करना पड़ता है, अतः उसे ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जो प्रजनन क्रिया के अनुकूल हो। इसलिए ही उन्हें युद्ध, शिकार एवं शक्ति के कार्यों के स्थान पर बच्चों के लालन पालन से संबंधित एवं घरेलू कार्य सौंपे जाते हैं। स्त्री एवं पुरुष की परिस्थिति में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती है। सदैव भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता। भारत में गारो, खासी तथा नायर मातृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों की तुलना में स्त्री की परिस्थितियाँ ऊंची हैं। वे ही परिवार की मुखिया हैं। संपत्ति पर, धार्मिक कार्यों पर भी वही प्रधान होती हैं। वंश एवं उत्तराधिकार भी स्त्रियों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि के स्तरों पर किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक है तथा वे परंपरा एवं संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इसी प्रकार मत देने, उम्मीदवार होने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी निश्चित आयु प्राप्त करना आवश्यक है। हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष होता है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार भी आयु है। आयु के आधार पर परिस्थिति का विशुद्ध रूप तब दिखाई पड़ता है जब उस पद को प्राप्त करने में किसी अन्य तत्व का कोई हाथ नहीं होता। नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण भी वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता, भाई बहन का चयन नहीं कर सकते। नातेदारी जैविक एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में कई पद माता पिता से प्राप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है। हम वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़े होते हैं। समाज में माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर ही बच्चों का भी मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना एक विवाद का विषय है, क्योंकि बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली पिता की संतान मूर्ख भी हो सकती है और पागल व्यक्ति की संतान बुद्धिमान भी हो सकती है। जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। शाही घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थिति निम्न परिवार एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में ऊंची होती है। शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के कारण प्रदान की जाती हैं। काले एवं कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली तथा बीमार, लंगड़े, लूले एवं अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र एवं अशुद्ध जातियों से जन्म लेने वालों से निम्न समझी जाती है। इसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। अमेरिका तथा अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। अमेरिका में कोई भी निग्रो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। अब हम अर्जित परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये जो है अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। हार्टन और हंट कहते हैं कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थिति के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। योग्य एवं सक्षम व्यक्ति जिन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थिति से ही है। व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के आधार पर ही उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साधारणतः दयालु, बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली, साहसी एवं शक्तिशाली व्यक्ति को सभी महत्व देते हैं। अब हम
अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधारों पर चर्चा करते हैं। संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संपत्ति पर अधिकार होना या न होने के कारण व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं वे ऊंचे माने जाते हैं। मात्र संपत्ति से ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती, वरन यह भी देखा जाता है कि यह संपत्ति किस प्रकार अर्जित की गई है। ईमानदार पूंजीपति की परिस्थिति कालाबाजारी, स्मगलिंग एवं अनैतिक तरीके से धन कमाने वाले की तुलना में ऊंची होती है। व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करता है। आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद चपरासी, मिल मजदूर, कृषक एवं जूते ठीक करने वाले से ऊंचा माना जाता है। शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित तथा कम पढ़े लिखे की तुलना में बीए, एमए तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासक एवं शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। विवाह। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति पत्नी, माता पिता एवं अन्य परिस्थिति जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त की जाती हैं। विधवा या विधुर होना, सजातीय एवं अंतरजातीय विवाह करना, एक विवाह एवं बहु विवाह करने के आधार पर भी समाज में भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। उपलब्धियां। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं खेलकूद आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करने में इन सभी आधारों का काफ़ी महत्व है, परंतु समाज विशेष में अर्जित परिस्थिति निर्धारण के क्या आधार होंगे, यह बहुत कुछ सीमा तक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी समाज में धन को, किसी में आध्यात्मिक प्रगति को और किसी में वीरता या साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ जिस प्रकार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ वही कारक या आधार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, इनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होता है, इसलिए ये अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। प्रदत्त परिस्थिति अनिश्चित होती है तथा उसका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ, पिता के अधिकार की सीमा निर्धारित नहीं होती, त्वचा की सुंदरता के अंशों में मापा नहीं जा सकता, नातेदारी से प्राप्त अधिकार एकदम स्पष्ट नहीं होते, जबकि अर्जित पद अधिकार अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। एक जज, एक प्राचार्य, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे, यह कानून और संविधान द्वारा स्पष्ट है। अब हम अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति के संबंधों पर चर्चा करते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होती हैं, किंतु प्रकारात्मक या कार्यात्मक दृष्टि से हम देखें तो ये एक दूसरे की पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि उनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। ये ही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्य को तय करती हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके द्वारा ही उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पर कार्य करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु, संबंध, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय आदि उसके माता पिता का समुदाय जान लेने के बाद
हम भली प्रकार से जान सकते हैं कि उसका समाजीकरण और जीवन किस प्रकार से हुआ है। प्रदत्त पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर पाते। अर्जित परिस्थितियों को जन्म देती अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते। मजदूर, व्यवसायी या पदाधिकारी सभी यह प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो। स्वयं समाज भी कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा को टालने का प्रयास करता है, किंतु समाज में अर्जित पदों का महत्व भी कम नहीं है। अर्जित पदों के कारण ही उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंचता है। व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्जित परिस्थिति प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त करता है, जिससे समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक होता है। समाज व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में अर्जित परिस्थितियों का विशेष योगदान है। स्पष्ट है, समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का समान महत्व है और प्रदत्त परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित एवं अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई राजा वंशानुगत अधिकार से जनता का शासन करता है, किंतु उसे राजा की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। इसी प्रकार से अर्जित परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए भी कुछ प्रदत्त गुणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अर्जित है और कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। फिर भी संविधान ने कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था की है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ प्रथागत सीमाएं हैं, जैसे कि कोई भी स्त्री, निग्रो, पूर्व देशीय, कैथोलिक या यहूदी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लगभग सही समाजों में विभिन्न पदों के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। इस प्रकार समाज में प्रत्येक पद अंशतः प्रदत्त और अंशतः अर्जित होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने परिस्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिस्थितियां अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।